हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ CAPF 2013 में जितने भी आपके ग्रामर के क्वेश्चन आए थे वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, वाई CAPF के लिए आपकी ग्रामर क्यों स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट 2 साल से हमने देखा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने लगे। 325 मार्क्स की जो कट ऑफ है आपकी 2020 में गई है, उससे पहले भी मोर देन 314 मार्क्स ये लास्ट कट ऑफ थी जब फॉर जनरल कैंडिडेट 2019 में भी। तो इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, किसी भी टॉपर से पूछिएगा कि ग्रामर पोर्शन अगर आप अच्छे तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो 25 मार्क्स में से यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हो रहे हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता लगी होगी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आना है तो यू नीड टू सिक्योर अ गुड मार्क्स इन द ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में पेपर 2 में CAPF एग्जाम में आपको स्कोर करने ही पड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक पार्ट इन द फंक्शन। आपको करेक्ट करना है सेंटेंस, ये आपको डायरेक्शन दी गई है। तो आपको इसमें करेक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि बोथ ऑफ देम ये किस लिए यूज़ हुआ है। बोथ आपका अगर मैं बात करूँ तो बोथ कन्वेज पॉजिटिव मीनिंग। कुछ एक वर्ड्स हैं उसको आपको हमेशा पॉजिटिव मीनिंग के लिए ही यूज़ करना है, जैसे ऑल, एवरी, बोथ, एवरीबडी। देन यू हैव टू यूज़ पॉजिटिव वर्ड्स विद दीज वर्ड्स। बट साथ ही दूसरे टाइप के वर्ड हैं जो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, जैसे नन, नो, नीदर, नोबडी। इसके साथ आप नेगेटिव वर्ब यूज़ कर सकते हैं, जैसे डिड नॉट। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे करेक्ट करनी है। आप 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप बोथ को हटा के नीदर लगा दीजिए या फिर आप नेगेटिव वर्ब को चेंज कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, नेगेटिव वर्ब अगर चेंज कर देंगे तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। तो आपको सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना है, मीनिंग वही रहेगा। आपको सिर्फ क्या है, यहाँ पे बोथ की जगह नीदर लिख देना। तो नीदर ऑफ देम डिड नॉट पार्टेक इन द फंक्शन, ये एक तरीका है इसको ठीक करने का। दूसरा है, एज सुन एज द बेल रैंग द ट्रेन स्टार्टेड। डायरेक्शन है, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग नो सूनर। तो नो सूनर मैंने ये कॉन्सेप्ट आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया है कि नो सूनर एक एडवर्ब है। जब भी आप सेंटेंस में इसको पहले यूज़ करेंगे, सेंटेंस की स्टार्टिंग इससे करेंगे, तो इसका मतलब है एडवर्ब ऑफ टाइम या फिर कंपैरिजन। 2 इवेंट, 2 एक्शन के बीच में कंपैरिजन करने के लिए आप ये एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं नो सूनर। तो नो सूनर एडवर्ब से जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट करेंगे वो क्या होती है, इन्वर्टेड फॉर्म। तो इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब है आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करना पड़ेगा। मीन्स एडवर्ब, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी जैसे ये लिखी है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यही आपको क्या है, स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो मैंने यही किया। एज सून एज एक कंजंक्शन है वो मैंने ड्रॉप कर दिया, उसके रिप्लेसमेंट मैंने किससे की, नो सूनर जो कि एडवर्ब है। उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर फॉलो किया, हेल्पिंग वर्ब यूज़ की। हेल्पिंग वर्ब डिड ही क्यों यूज़ की, क्योंकि टेंस देखें जो गिवन क्वेश्चन में रैंग, तो पास्ट इंडेफिनेट वर्ब इसमें यूज़ हुई है, तो उसके लिए आपको डिड यूज़ करना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनेट। उसके बाद रिंग, द बेल रिंग, तो वर्ब की बेस फॉर्म मैंने यूज़ की है, क्योंकि हमें पता है डू, डज और डिड के साथ हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। तो डिड के साथ रिंग आ गया। देन द ट्रेन स्टार्टेड, तो इस तरह से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। थर्ड इज, शी वुड नॉट डैश हाउ ओल्ड शी वॉज। आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, से एंड टेल। से और टेल में वर्ब में से कौन सा आप यूज़ करेंगे, क्योंकि टेल एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद आपको 2 ऑब्जेक्ट लिखने पड़ते हैं। 2 ऑब्जेक्ट कौन से, जैसे टेल, ये वाला आप एग्जाम्पल देखिए, जैकोब टोल्ड अस अ क्रेजी स्टोरी अबाउट हिज अंकल। तो 2 ऑब्जेक्ट आपको फाइंड आउट करने हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे टोल्ड के बाद अगर मैं होम से क्वेश्चन करके देखूंगा, जैकोब टोल्ड होम, तो होम से जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा तो वो आपका क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि जैकोब ने बताया किसको, टोल्ड होम, किसको बताया, हिज अंकल। तो हिज अंकल क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, आप व्हाट से क्वेश्चन करके देखेंगे तो वो आपका किसका आंसर देगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। जैसे जैकोब टोल्ड व्हाट, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, एक क्रेजी स्टोरी। जैकोब टोल्ड अ क्रेजी स्टोरी, तो व्हाट क्या है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, क्रेजी स्टोरी। अब यहाँ पे हम चलते हैं कि शी वुड नॉट डैश हाउ ओल्ड शी वॉज। क्या यहाँ पे आप टेल लगा लीजिए, 1 सेकंड के लिए सोचिए, टेल। तो टेल आप जब भी यूज़ करेंगे, ये एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, 2 ऑब्जेक्ट इसको चाहिए। आप व्हाट से क्वेश्चन कीजिए, शी वुड नॉट टेल व्हाट, व्हाट से हो गया, ठीक है। हाउ ओल्ड शी वॉज, व्हाट से इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन होम नहीं आ रहा। शी वुड नॉट से होम हाउ ओल्ड शी वॉज, तो होम से जब भी हम इससे क्वेश्चन करके देखते हैं तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा, तो यू कैन डायरेक्टली यूज से। यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है तो आप से वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ इज, इफ़ इट डज नॉट स्टॉप रेनिंग वी कैन नॉट प्ले। डायरेक्शन है बिगन विद अनलेस, तो अनलेस एक आपका कंजंक्शन भी है, ठीक है, एक कंडीशन के लिए यूज़ होता है। अनलेस का मीनिंग होता है इफ़ नॉट
या फिर इट इज़ यूज्ड फॉर अ वन पर्टिकुलर कंडीशन, ये एक कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है। तो एक होता है अनटिल, अनटिल में आपको टाइम की कंडीशन दी गई होती है, ये कोई रेफर करता है टाइम को। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अनलेस एंड अनटिल आर नेगेटिव कंजंक्शन है, दे कैन नॉट बी यूज्ड इन ए क्लोज हैविंग टू नेगेटिव मीनिंग। तो जिस भी क्लोज में आप इसको यूज़ करेंगे, जैसे उसमें आप नेगेटिव सेंटेंस नहीं यूज़ कर सकते, जैसे अनलेस इट डज नॉट स्टॉप रेनिंग, ऐसे नहीं हो सकता। सेम क्लोज में आप दो नेगेटिव नहीं यूज़ कर सकते, दूसरी क्लोज में हो सकता है। जैसे अनलेस, अभी इन्होंने डायरेक्शन दी है कि अनलेस से आपको बिगिन करना है सेंटेंस, तो अनलेस से मैंने बिगिन कर दिया, अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग। इसके बाद नेगेटिव कहाँ पे आएगा, वी कैन नॉट प्ले, ठीक है। तो कैन नॉट यहाँ पे नहीं आ सकता अनलेस इट डजंट स्टॉप रेनिंग, क्योंकि अनलेस भी आपका नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, तो आपको नेगेटिव सेंटेंस दूसरी क्लोज में लगाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इज द कैटल डैमेज्ड बोथ द फेंसेस एंड द क्रॉप। आपको रीराइट करना है नॉट ओनली बट आल्सो। बहुत बार ये कंसेप्ट आपसे डिस्कस हो चुका है, एटलीस्ट अभी जो 2013 से 2021 तक में देखे तो ये मोर देन 5 टाइम्स यूपीएससी ने सीएपीएफ एग्जाम में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पूछा है बार बार, नॉट ओनली बट आल्सो। तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब दो कंजंक्शन आपके सेंटेंस में यूज होंगे, जैसे ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, पेयर में। जब भी आप ये कंजंक्शन पेयर में यूज करते हैं तो ये सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर को ज्वाइन करते हैं। जैसे अगर ईदर के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो और के बाद आपको सब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा, नीदर के बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो नोर के बाद भी ऑब्जेक्ट ही। तो इसी तरह से नॉट ओनली के बाद वर्ब, बट आल्सो के बाद भी वर्ब, या फिर बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट, तो नॉट ओनली से पहले भी सब्जेक्ट। तो ये सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर को ही ज्वाइन करेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो इन्होंने बोला कि नॉट ओनली बट आल्सो से आपको इसको रीराइट करना है, तो मैंने लिखा द कैटल डैमेज नॉट ओनली, कंजंक्शन नंबर 1 है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट द फेंस। द कैटल डैमेज नॉट ओनली द फेंस, जो कि एक क्या है ऑब्जेक्ट, तो दूसरे कंजंक्शन के बाद भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, बट आल्सो द क्रॉप। तो दोनों कंजंक्शन के बाद दो ऑब्जेक्ट आ गए। तो यही इसका मीनिंग है, सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर को ये ज्वाइन करता है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन। 6th इज ही शाउटेड लेट मी गो। आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का तरीका अगर देखें तो पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई किस तरह का सेंटेंस है। क्या ये असर्टिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, अफर्मेटिव है, किस तरह का सेंटेंस है। तो ये आपका ऑर्डर, इसमें ऑर्डर दिया गया है सेंटेंस में। तो आपको जब भी ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट, इस तरह के सेंटेंसेस आपको दिए गए होंगे तो आपका जो सेड टू है वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, जो कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब में होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच आपको पता होनी चाहिए। जो भी कोमा, इन्वर्टेड कोमा में, वो है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, उससे पहले क्या है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जब भी सैड होगा या फिर सैड टू होगा, वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। उसके बाद आपको ये कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा को ये आपको ड्रॉप करना होगा, उसकी जगह पे आपको क्या यूज़ करना होगा, टू और नॉट टू, डिपेंडिंग कि आपका नेगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच में या पॉजिटिव है। अगर सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप टू यूज़ कीजिए, नेगेटिव है तो नॉट टू यूज़ कीजिए। आपको कंजंक्शन इसमें यूज़ नहीं करना है। कंजंक्शन आप जब भी यूज़ कर सकते हैं जब आप उसको पैसिव फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने इसको दो तरह से चेंज किया है। पहला, ही ऑर्डर टू लेट हिम गो, तो शाउटेड की जगह आई हैव यूज्ड ऑर्डर। उसके बाद मैंने ये कोमा, इन्वर्टेड कोमा ड्रॉप किया, उसकी जगह मैंने टू को यूज़ किया, टू लेट हिम गो। अब मी जो है हमारा, मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो ही के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। जो कि मी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का भी आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा, तो इसमें हिम आपको लिखना है, टू लेट हिम गो। तो इस तरह से चेंज हो जाएगा। इसका एक और तरीका है चेंज करने का, वो ये है ही ऑर्डर्ड दैट। यहाँ पे मैंने दैट कंजंक्शन यूज़ किया है, और इसके बाद ये जो रिपोर्टिंग स्पीच मैंने चेंज की थी, इसको मैं पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे ही शुड बी अलाउड टू गो, तो पैसिव फॉर्म में मैंने इसको चेंज कर दिया। बी की फॉर्म मैंने एक लिखी, वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके साथ यूज़ की, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद टू गो, इन्फिनिटी बना के मैंने उसको पैसिव फॉर्म में चेंज कर दिया। तो दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है, किसी में भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है 7th, गिव द ऑर्डर। आपको चेंज करनी है वॉइस। आंसर आएगा आपका लेट द ऑर्डर बी गिवन। तो जब भी आपको चेंज करना हो इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में, अभी इंपेरेटिव सेंटेंस यही था, लेट हिम गो को मैंने चेंज किया किस में, पैसिव फॉर्म में। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को जब भी आपको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना होगा। किस तरह से, लेट, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें आपको ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है गिवन स्टेटमेंट में, द ऑर्डर।
द ऑर्डर को आप लिखिए, सबसे पहले लेट लिखिए, उसके बाद द ऑर्डर को आप लिखिए, द ऑर्डर एज एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब कौन सी है, बी की एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे आप, बी लिख दिया। उसके बाद वर्ब है गिव, तो गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। तो इस तरह से आप चीज़ को चेंज कर सकते हैं, लेट द ऑर्डर बी गिवन। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव है या इंटेरोगेटिव है। इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस को जब भी पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है आप ये पैटर्न फॉलो कीजिए, आपका इजीली हो जाएगा। सेम पैटर्न मैंने यहाँ पे फॉलो किया है, ठीक है। लेट किस में था, ये आपका एक्टिव फॉर्म में था, मैंने इसको पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद है 7th, नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड। आपको रीराइट करना है सेंटेंस यूजिंग येट। अब सबसे पहले आपको येट पता लगाना है, येट होता क्या है। येट आपका एक कंजंक्शन ही है। तो येट कंजंक्शन किस लिए यूज़ होता है, नेगेटिव कंप्लीशन को बताने के लिए, और ये एक टाइम को भी रेफर करता है, टिल नाउ मीन्स अभी तक वो जो पर्टिकुलर एक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो नेगेटिव कंप्लीशन को डिनोट करता है। टिल नाउ टाइम का कंप्लीशन ये बताता है येट। तो येट से पूछा है कि येट से आपको रीराइट करना है इसका यूज़ करते हुए, तो नॉट विद स्टैंडिंग आपको ये वाला क्या है ड्रॉप करना होगा, नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क। नॉट विद स्टैंडिंग आपको कंजंक्शन ड्रॉप करना है, उसके अलावा आपको दूसरा कंजंक्शन यूज़ करना है येट। तो आपको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ही वर्कड हार्ड येट ही डिड नॉट सक्सीड। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं कि नेगेटिव कंप्लीशन आपको दिखाना है, डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क मतलब ही वर्कड हार्ड येट ही डिड नॉट सक्सीड। तो येट इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो टाइम, येट ही डिड नॉट सक्सीड मतलब टिल नाउ ही डिड नॉट सक्सीड। एक तो आपका टाइम का कंप्लीशन आ गया, दूसरा नेगेटिव कंप्लीशन इसमें दिखता है। 9th इज दुर्गा इज़ अ ब्रेव गर्ल। आपको चेंज करना है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आपको चेंज करने का तरीका क्या है, जैसे ये सेंटेंस आपका क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस आप कैसे पहचानेंगे, जब भी आपका सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब प्लस नाउन फ्रेज हो, ठीक है, वो है एक असर्टिव सेंटेंस। आपको किस में चेंज करना है, एक्सक्लामेटरी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, वट, आपको स्ट्रक्चर याद करना है कि वट सबसे पहले लगेगा जब भी आप असर्टिव को किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लामेटरी में। तो वट, उसके बाद नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज इसमें क्या है, अ ब्रेव गर्ल। तो वट के बाद आप यूज़ करेंगे अ ब्रेव गर्ल एज ए नाउन फ्रेज, उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दुर्गा। तो नाउन फ्रेज के बाद ब्रेव गर्ल के बाद दुर्गा आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद लिंकिंग वर्ब, तो इज लिंकिंग वर्ब, उसके बाद ये वाला सिंबल एक्सक्लामेटरी साइन आप यूज़ करेंगे। तो दिस इज द वे टू चेंज वन पर्टिकुलर असर्टिव सेंटेंस इनटू एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। Thereafter 10th is he is as strong as his brother। आपको डायरेक्शन दी गई है, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। मीनिंग नहीं चेंज करना, लेकिन डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको चेंज करनी है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन अभी रिसेंट इसमें क्वेश्चन में पॉजिटिव डिग्री दी गई है। तो पॉजिटिव डिग्री में दो के बीच कंपैरिजन नहीं होता, जो सब्जेक्ट है उसकी क्वालिटी सिर्फ उसमें बताई गई है। जैसे ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग हैज़ हिज ब्रदर, तो इन दोनों के बीच अभी तक कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन कब होता है, जब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। जैसे सोहन इज़ वाइजर, तो वाइजर इज़ ए कंपैरेटिव डिग्री। अगर मैं बोल देता सोहन इज़ वाइज, सोहन इज़ एज वाइज एज हिज ब्रदर या फिर एज मोहन, तो दोनों के बीच कोई कंपैरिजन नहीं है। तो कंपैरेटिव डिग्री इज़ मोर स्ट्रोंगर, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री मैंने इस तरह से इसमें यूज़ कर ली, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो मीनिंग चेंज नहीं हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे जो भी गिवन स्टेटमेंट में आपको ऑब्जेक्ट दिया हो ना, उसको सबसे पहले आप सब्जेक्ट बना के नेगेटिव वर्ब यूज़ कीजिए। आपका सिंपल ऐसे ही रहेगा। जैसे हिज ब्रदर को मैंने एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया, इज़ नॉट मोर स्ट्रोंगर देन ही। तो मोर क्या है, आपका कंपैरेटिव डिग्री। अब भी आप दोनों को अगर कंपेयर करके देखेंगे, सेंटेंस का मीनिंग सेम है। ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर इज़ नॉट मोर स्ट्रोंगर देन ही। तो उससे ज़्यादा स्ट्रोंगर नहीं है, तो उसके जितना ही स्ट्रोंगर होगा ना, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। एवरी ईयर 5 फ्रेजल वर्ब या फिर ईडियम्स आपसे पूछे जाते हैं, या फिर सिंपल वर्ड्स वोकैबुलरी से, जिससे आपसे पूछा जाता है कि इसके आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है। तो यूज़ द फॉलोइंग वर्ब्स इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन टू डू अवे विद। ये पहली आपकी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है अबोलिश, ठीक है। तो इसमें सेंटेंस ऑलरेडी यूज्ड है, मैंने खुद से बनाया नहीं है। द गवर्नमेंट शुड डू अवे विद द रेगुलेशन रेस्ट्रिक्टिंग ड्रिंकिंग आवर्स। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है, जब भी आपको इस तरह की फ्रेजल वर्ब यूज़ करने को मिले एज अ सेंटेंस फॉर्मेशन में, जिससे उसका मीनिंग कन्वे हो सके, तो आप अपनी जो करंट अफेयर की नॉलेज है या फिर जीएस सब्जेक्ट की नॉलेज है वो इसमें यूज़ करें। तो उससे मिला के जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे, वो आपका सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा एनरिच्ड होगा, क्वालिटी सेंटेंस होगा वो आपका। उसके बाद है टू पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब है बियर पेशेंटली,
मतलब आप कोई भी चीज़ को सहन कर रहे हैं पेशेंटली विदाउट मेकिंग सो मच ऑफ रकस। इसके बाद इन सेंटेंस बनाया है, वी हैड टू पुट अप विद अ लॉट ऑफ नॉइस व्हेन द चिल्ड्रन वर एट होम। जब भी बच्चे घर पे होते हैं तो हमें उसके साथ बियर करना पड़ता है जो भी नॉइसेस वो क्रिएट कर दें। तो हालांकि मैं कभी भी आपको ट्रांसलेशन नहीं सिखाता, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन इज़ नॉट अ वे टू लर्न द इंग्लिश ग्रामर। ट्रांसलेशन सीखने नहीं आया आप यहाँ पे, यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रामेटिकल मिस्टेक, उसको ग्रामेटिकली किस तरह से यूज़ करना है। तो दिस इज़ आवर सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपको ट्रांसलेशन नहीं सीखनी है, आपको ग्रामर के रूल सीखने हैं। उसके बाद टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब है टू डिक्रीज द प्रेशर, फोर्स, वॉल्यूम, कोई भी चीज़, या फिर प्रेशर आप टर्न डाउन कर रहे हैं, फोर्स, या फिर टर्न डाउन द वॉल्यूम, ठीक है, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें सेंटेंस है, आई विश द पीपल, ये आप देख लीजिएगा, इन द नेक्स्ट फ्लैट वुड टर्न डाउन देयर रेडियो। नेक्स्ट इज डू विदाउट। डू विदाउट फ्रेजल वर्ब का मतलब है मैनेज इन द एब्सेंस ऑफ ए पर्सन और थिंग। वी हैड टू डू विदाउट पेट्रोल ड्यूरिंग द फ्यूल क्राइसिस। आपकी कोई क्राइसिस है किसी पर्टिकुलर रिसोर्स का, तो डू विदाउट, उसके बिना आपको मैनेज करना है, ये इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग है। नेक्स्ट इज फॉल बैक अपॉन। इसका मीनिंग है यूज इन द एब्सेंस ऑफ समथिंग बेटर। अब आते हैं हम फिल इन द सेंटेंसेस में। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन। शी स्विम्स एवरी डे डैश द समर। तो समर एक सीजन है, तो कब भी सीजन को आपको डिफाइन करना है तो उसके लिए प्रपोजिशन होती है इन। इन प्रपोजिशन का यूज़ करना होता है जब भी कोई सीजन, ईयर, स्टेट, कन्फाइनमेंट, मंथ, इवनिंग, इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन कंसिस्ट ऑफ, इन सक्सीड ऑफ, इन बिलीव ऑफ, तो यहाँ पे आप इन प्रपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है वर्ल्ड वॉर II लास्टेड फॉर मोर देन 5 years। तो फॉर जो प्रपोजिशन है वो आपकी ड्यूरेशन के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे आपको ड्यूरेशन दी गई है मोर देन 5 years, ठीक है। इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट मीन्स 5 साल से ज़्यादा है, हमें नहीं पता 5 साल से ज़्यादा 1 महीना है, 2 महीना है, 6 महीने हैं, प्लस 6 महीने 12 दिन है, तो इट इज़ नॉट अ मतलब डेफिनेट, कोई आपका टाइम नहीं है। तो इनडेफिनिट टाइम के लिए यू कैन यूज़ फॉर ड्यूरेशन। उसके बाद दे वर्क एवरी डे। टाइम आपको दिया गया है, यू कैन यूज़ टिल प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन ऑफ टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। प्रपोजिशन ऑफ टाइम होती है आपकी टिल। तो विच रेफर्स द टाइम, कोई भी डेडलाइन या फिर कंप्लीशन का आपको उसमें दिखाना हो गिवन सेंटेंस में, तो यू कैन यूज़ टिल एज अ प्रपोजिशन। उसके बाद आता है फोर्थ, ही स्पोक डैश विद मी। तो टू और विद दोनों प्रपोजिशन इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्पीक टू, जब भी आपको स्पीक टू यूज़ करना होता है, एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में यूज़ होता है, लेकिन इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में आप स्पीक विद भी यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज इंडिया बिकम अ रिपब्लिक इन 1950। तो इन ईयर दिया हुआ है, तो ईयर के लिए यू कैन यूज़ इन प्रपोजिशन। सो वी वाइंड अप हेयर। यहाँ पे हम एक और आपको एक अनाउंसमेंट देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू वांट टू लर्न द आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग, आप प्लेलिस्ट पे जाइए यूट्यूब डिफेंस स्टडीज़, वहाँ पे ऐसे राइटिंग फॉर CAPF पेपर 2, यहाँ से मोर देन 20 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, आपको किस तरह से ऐसे राइटिंग करनी चाहिए। और आप ये ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप इसमें ओपन टेस्ट, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट में एनरोल हो सकते हैं। आपको इसमें डिटेल वीडियो मिलेगी, प्लस मॉडल आंसर मिलेगा, डिस्कशन मिलेगा, ठीक है। गूगल मीट से आप डाउट भी पूछ सकते हैं। तो यू कैन डाउनलोड दिस ऐप यहाँ से लिंक से। एंड इफ़ यू वांट टू PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, यू कैन गो ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द वॉच।